हम यहाँ पर आज 9वीं कक्षा विज्ञान पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने पादप जगत का वर्गीकरण देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, जिसमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना भी बताया था मैंने आपको कि एक बीजपत्री पौधे गेहूं चावल उसका उदाहरण थे। जब बीज को तोड़ के देखते तो एक बीजपत्र रहता है, द्विबीजपत्री तोड़ने पर द्विबीज रहते हैं और समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका व शिरा विन्यास पाया जाता है। उसके बाद एक बीजपत्री में आपकी फाइब्रस रूट पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में आपकी टैप रूट या फिर मूसला जड़ें पाई जाती है। उसी के आगे का हम देख रहे हैं जगत एनिमेलिया, वो आपका था जगत प्लांटी या पौधे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जगत एनिमेलिया, जंतु जगत। इसको जंतु जगत में अब हम दो भाग में बांट देते हैं जंतु जगत को। ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अब उसमें बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे मनुष्य खुद इसमें आता है, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब रीढ़ की हड्डी उपस्थित है उसमें आते हैं। जबकि रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित नहीं है, इसमें आते हैं केचुआ, घोंघा, सांप इत्यादि सब आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित है। रीढ़ की हड्डी उपस्थित में आप देखेंगे त्वचा पर बाल है क्या या त्वचा पर बाल नहीं है। यदि त्वचा पर बाल है तो स्वाभाविक है वो स्तनधारी होते हैं। अब स्तनधारी का मतलब होता है जो स्तनपान कराते हैं, जैसे कि गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार मनुष्य में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिसका उदाहरण है मनुष्य, शेर, बिल्ली इत्यादि स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे। त्वचा पर बाल नहीं है, त्वचा पर बाल नहीं है, इसमें आती मत्स्य, मत्स्य मतलब मछलियां, उभयचर मतलब मेंढक जो कि जल और थन दोनों में पाए जाते हैं, पक्षी जो कि उड़ने का काम करते हैं, और सरीसृप, सरीसृप मतलब जितने भी रेंगने वाले हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह, मगरमच्छ वगैरह सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अब इस पे शरीर पर पक्षी सरीसृप आ गया, इसको फिर दो भाग में बांटते हैं। शरीर पर पंख है क्या, शरीर पर पंख नहीं है। यदि शरीर पर पंख है तो वो पक्षी वर्ग में आएगा, और शरीर पर पंख यदि नहीं है तो दूसरे, जिसमें आपका मत्स्य, उभयचर या सरीसृप तीनों हो सकते हैं। परंतु शरीर पर यदि पंख है तो किसमें आएगा? शरीर पर पंख उपस्थित है तो वो पक्षी होंगे, उदाहरण मैना, तोता और बुलबुल इत्यादि। शरीर पर पंख नहीं है तो ये आ जाएगा आपका मत्स्य वर्ग भी हो सकता है और उभयचर भी हो सकता है। अब इसमें फिर दो भाग में बांटते हैं अपन। त्वचा नमी युक्त है क्या? यदि त्वचा नमी युक्त है तो ये मछली भी हो सकते हैं और उभयचर या फिर मेंढक भी हो सकते हैं। फिर देखते हैं शरीर पर सल्क है क्या? यदि सल्क पर है तो ये मछली ग्रुप कंफर्म हो गया, जैसे कि रोहू, कतला मछली के उदाहरण है। यदि उस पर सल्क नहीं है, सल्क नहीं है तो ये उभयचर हो जाएंगे। उभयचर में आपका हो जाएगा मेंढक, टोड इत्यादि। फिर यदि नमी युक्त त्वचा है क्या? नमी युक्त यदि त्वचा है तो वो मत्स्य और उभयचर थे, पर नमी युक्त त्वचा नहीं है यदि तो वो सरीसृप, जिसको कि अपन रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले। यदि तो त्वचा नहीं है तो ये हो जाएंगे आपके छिपकली, सांप, कछुआ इत्यादि इसके अंतर्गत आएंगे। ये इस तरीके से आपका जंतु वर्ग का वर्गीकरण था। पेज नंबर 13 में आप देखेंगे तो आपको ये पूरा वर्गीकरण समझ में आ जाएगा। यदि कुछ ना समझ में आए तो आप जरूर इसको पूछ सकते हैं। उसके बाद जगत एनिमेलिया की विशेषता ये होती है कि जैसे पौधे की विशेषता थी वो प्रकाश संश्लेषण करते थे, प्रकाश संश्लेषण के उनमें क्लोरोफिल पाया जाता था, परंतु जंतु की विशेषता है इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। उसके बाद पादप जगत की विशेषता थी उनमें सेल वॉल पाया जाता था जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ था और उसको सुरक्षा देने का काम करता था। परंतु जंतु जगत की विशेषता है इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं और इसमें सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर जो पादप जगत थे वो चूंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण हो सकता था इसलिए अपना भोजन खुद बनाते थे, परंतु जंतु जगत की विशेषता है
कि इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए अपने भोज्य पदार्थों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसलिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षाहारी, इस प्रकार कई प्रकार के ये होते हैं। परजीवी भी होते हैं, परजीवी जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप में ना होकर के आंशिक रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं। जीव जंतुओं के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसकी प्रक्रिया क्या है? अब नामकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि किसी भी एक जीव को या किसी भी पौधों को या फल को सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आलू, हम उसको आलू के नाम से जानते हैं, मराठी में उसको बटाटा कहा जाता है, इंग्लिश में उसको पोटैटो बोलते हैं। तो इस तरीके से सब जगह सब अलग अलग तरीके से उसको पहचानते हैं। तो उसके बारे में यदि कोई क्वालिटी पता चले तो हम उसको अच्छे से पहचान करके उसको गुणों की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक ने सब को क्या कर दिया, एक वैज्ञानिक नाम दे दिया। हर जीव को, हर पौधे को एक वैज्ञानिक नाम दे दिया, ताकि दुनिया के हर कोने पर उसको केवल उसी नाम से पहचाना जाए। तो ये थी नामकरण की आवश्यकता। अब इसकी प्रक्रिया कि नामकरण कैसे किया जाता है। तो नामकरण करने के लिए किसी भी जीव को दो नाम, एक उसका जाति का नाम होता है पहला वाला, दूसरा उसका वंश का नाम होता है। इसका बड़ा स्टार्टिंग का नाम जो होता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बाकी इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। या लैटिन भाषा का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद जब भी लिखा जाता है तो उसके लैटिन भाषा में लिख के उसको तिरछा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेंढक, मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, गौरैया का वैज्ञानिक नाम है पैसा डोमेस्टिका, मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस। इस तरीके से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यदि इतने तक में आपको कुछ भी न समझ में आया हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं और जानकारी पूरी ले सकते हैं। चैप्टर को जरूर एक बार पढ़ करके देखिएगा। इस वीडियो में चैप्टर समाप्त के बाद अब हम अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।